हेलो एवरीवन। आपने जब कभी कुआं देखा होगा और आपके मन में एक बार ऐसे विचार ज़रूर आया होगा कि आखिर ये ज़मीन के नीचे से पानी आता कहाँ से है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब वर्षा होती है तो जो वर्षा का जो जल है वो भूमि की सतह से नीचे की ओर रिसता है और ये जाके क्रैक्स के थ्रू ये चट्टानों में जाके इकट्ठा होने लगता है। और इसी इकट्ठे हुए जल को, जो कि क्रैक्स में और चट्टानों में जाकर समाहित होते हैं, इन्हें हम भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। तो इससे रिलेटेड एक और टर्म है भूमिगत जल तल यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल। क्या होता है? तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल पृथ्वी के तल के नीचे वह सीमा है जिसके नीचे जो चट्टानें हैं वो जल से ओतप्रोत रहते हैं, यानी कि भूमिगत तल यानी अंडरग्राउंड वाटर लेवल। ये आपका अंडरग्राउंड वाटर लेवल है। तो इसके नीचे आपको जो है रॉक्स में पानी देखने को मिलता है, इसे अंडरग्राउंड वाटर लेवल कहते हैं। और जैसे ही हम ज़मीन के नीचे जाते हैं तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो 3 रीजन में बटा हुआ होता है। जो पृथ्वी का जो क्षेत्र है वो 3 रीजन में बटा होता है। पहला होता है आपका असंतृप्त क्षेत्र, नॉन सैचुरेटेड जोन, और दूसरा है इंटीमेट सैचुरेटेड जोन यानी सामयिक संतृप्त क्षेत्र, और तीसरा है स्थायी संतृप्त क्षेत्र। तो असंतृप्त क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ पे रॉक्स में बिल्कुल भी आपको पानी देखने को नहीं मिलता है। ये सारा पानी नीचे की ओर भेज देती है यहाँ से चट्टानें, और इसमें बस ये थोड़ा बहुत जल रखी होती है ताकि जो पौधों के लिए भी ज़रूरी पानी है वो यहाँ से मिल सके। ये है आपका असंतृप्त क्षेत्र। फिर दूसरा जो लेयर है, जोन है, इसमें जो है ये यहाँ पे भूमिगत जल तल का सबसे निचला तल, ये सबसे ऊपरी तल जो है भूमिगत जल तल का यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब वर्षा ऋतु आती है तो ये जो रॉक्स हैं वो जल से भर जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका ग्रीष्म ऋतु आता है ये जो वाटर लेवल है ऊपर से ये नीचे की ओर चला जाता है और ये सूख जाते हैं। और जो तीसरा लेयर है स्थायी संतृप्त क्षेत्र, इसमें ये जो है ये वो जो भूमिगत जल तल का वो सबसे निचला तल होता है और ये हमेशा इसमें आपको पानी देखने को मिलता है। जब कभी स्थायी संतृप्त क्षेत्र ज़मीन के ऊपर, सतह के ऊपर आ जाता है तो वहाँ पे हमें दलदल नदियाँ देखने को मिलती हैं। तो हमने इसके बारे में बात की, ये सब भूमिगत जल के बारे में। तो ये जानते हैं कि भूमिगत जल से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उसे हम कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इसको कास्ट स्थलाकृति क्यों कहते हैं। दरअसल जो इसका नाम दिया गया है वो युगोस्लाविया के पश्चिमी तट पर एड्रियाटिक सागर के किनारे जो कास्ट रीजन है, जो कास्ट क्षेत्र है, उसी के नाम पर इनका नाम दिया गया है, क्योंकि उस कास्ट क्षेत्र में एक विशेष तरह की स्थलाकृति देखने को मिलती है। तो उन्हीं के नाम पर भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियों का नाम दिया गया है। भारत में स्थलाकृतियाँ ये कहाँ कहाँ मिलती हैं आपको? रांची का पठार, रीवा का पठार और चित्रकूट में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कास्ट स्थलाकृति बनने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आपका पहला रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पे चूना पत्थर की चट्टान, वहाँ पे चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन या डोलामाइट होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लाइमस्टोन क्या होता है या चूना पत्थर क्या होता है। तो चूना पत्थर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और ये होती है एक तरह की अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक वही है जो परत दर परत बनते रहते हैं और इनमें जीवाश्म होते हैं। तो यहाँ पे मेनली जीवाश्म आपका कोरल होता है यानी मूंगा होता है और सीप होते हैं। तो ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। और जो चूना, अगर इस शुद्ध रूप से चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है और इसी में अगर आपका मैग्नीशियम भी अगर हो तो इसे हम डोलामाइट कहते हैं। तो चूना पत्थर की चट्टानों में एक विशिष्ट गुण ये है कि जब ये जल में ये घुलती रहती हैं और जब ये बाहरी वातावरण यानी बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर लेती हैं तो एक वीकर एसिड बना लेती हैं जो चट्टानों को घोलने का काम करता है। और दूसरा रिक्वायरमेंट आपका होना चाहिए, वहाँ पे एवरेज रेनफॉल होना चाहिए
यानी सामान्य वर्षा होनी चाहिए। और तीसरा होना चाहिए कि वहाँ पे जो उच्चावच बना हो, यानी सक्रिय मतलब गहरी घाटियाँ होनी चाहिए, विस्तृत और गहरी और विस्तृत घाटियाँ यानी वैली होनी चाहिए। और आपका चौथा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि जो चट्टानें हैं उनमें संधियों का विकास होना चाहिए। संधियों से क्या मतलब है यहाँ पे, यानी क्रैक्स जो होते हैं उनका विकास होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए भूमिगत जल से स्थलाकृति बनने के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है भूमिगत जल द्वारा। तो पहली स्थलाकृति है घोलरंध्र, यानी जिसको बोलते हैं सिंक होल। तो जब वर्षा का जल चट्टानों पे पड़ता है, यानी चूना पत्थर पे पड़ता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके एक वीकर एसिड बनाती हैं, यानी एक घोल बनाती हैं। और वो जो है चट्टानों में आपका एक छिद्र का निर्माण करने लगता है, जिसे हम सिंक होल कहते हैं, यानी घोलरंध्र कहते हैं। जब यही घोलरंध्र थोड़ा विस्तृत हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, डोलाइन कहते हैं। जब दो डोलाइन मिल जाते हैं या दो से ज़्यादा डोलाइन मिल के एक और भी बड़े गर्त का निर्माण करते हैं, बड़ी शेप में बड़े होने के साथ साथ काफ़ी गहराई में भी बढ़ते जाते हैं, काफ़ी डीप में होते हैं, ऐसे गहराई में भी बढ़ते जाते हैं। तो जो इस तरह की स्थलाकृति बनती है, यानी ये काफ़ी गड्ढा होता जाता रहता है, दो डोलाइनों के मिलने से जो बनती स्थलाकृति युवाला होती है, जिसको सकुंड भी कहते हैं। जैसे आपको कहीं कहीं आप चित्रकूट में जाइए, आपको वहाँ पे कुंड भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, यानी गुफाओं के अंदर या फिर बाहरी जैसे एक बड़ी सी खाई, उसके अंदर जल आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका युवाला था, जिसको सकुंड कहते हैं हिंदी में भी। और तीसरी जो अब देखिए स्थलाकृति क्या है, पोलजे। तो युवाला जब मान लीजिए जैसे ये युवाला है, ये युवाला है, तो युवाला की दीवारें गिरने लगती हैं, और एक ये बहुत ही बड़ी खाई का निर्माण करते हैं, इसी को हम पोलजे कहते हैं या फिर राजकुंड भी इसे कहते हैं। और जो इसका जो तल होता है वो काफ़ी समतल होता है, और ये जो ढाल होती है वो काफ़ी खड़ी होती है, यानी काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो जाता है पोलजे, जिसे राजकुंड भी कहते हैं। तो आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा पोलजे है लिम्नो पोलजे, जो कि आपका बाल्कन क्षेत्र यानी दक्षिण पूर्वी यूरोप में है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लिम्नो पोलजे। अब देखते हैं लैपीज़ क्या होता है। तो घुलन क्रिया के द्वारा जब रॉक की जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स है, जो उसका सतह है वो काफ़ी ऊबड़ खाबड़ हो जाए, और जो काफ़ी पतली शिखरिकाओं यानी पिनैकल्स, इसको शिखरिका भी बोलते हैं, यानी काफ़ी पतली शिराओं वाला अगर ये स्थलाकृति इस टाइप की बनती है, ऊबड़ खाबड़ काफ़ी नुकीली, तो उस तरह की स्थलाकृति जो बनती है उसे हम लैपीज़ या फिर इस हिंदी में से अवकूट भी कहते हैं। अब जाइए जानते हैं ब्लाइंड वैली क्या होता है, अंधी घाटी क्या होती है। तो जैसे घाटी से अब कोई नदी बह रही हो, मान लीजिए कोई नदी बह रही है, फिर उसके बीच में एक शैलो होल आ जाए, यानी घोलरंध्र का एक टाइप शैलो होल आ जाए, या फिर एक विलय रंध्र आ जाए, तो इसके बाद से नदियों का जो घाटी है वहाँ पे उन नदियों का पता ही नहीं चलता है कि नदी आखिर गई कहाँ। और ये नदी जो है, ये मान लीजिए ये आपका चट्टान है, ये आपका अंडरग्राउंड है, तो नदी जो है पाताली नदियों का रूप लेके अंदर ही अंदर बहती रहती हैं और ये जाके सागर में मिल जाती हैं।
फिर ये जो बाहर का जो घाटी है जहाँ से नदी को बहना चाहिए था, वो घाटी आपकी सूखी रह जाती है और इसी घाटी को हम कहते हैं अंधी घाटी। आइए आप जानते हैं कंदरा क्या होता है। तो भूमिगत जल से बनने वाली स्थलाकृतियों में कंदरा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो कंदराएँ होती क्या है, दरअसल ये भूमि की सतह के नीचे एक रिक्त स्थान होता है। यानी देखिए, अगर ये सारा आपका अर्थ है, अर्थ का सब्सटेंस, और ये जो है ये पूरी तरह से खाली होता है, यहाँ पे कोई भी मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं, ये पूरी तरह से खाली होता है। इसे ही हम कंदरा, जिसको गुफा या केव कहते हैं। तो ये किसके द्वारा बनता है, ये घुलन की क्रिया द्वारा और अपघर्षण से ये स्थलाकृति बनती है। और आपको कंदराओं का एग्जाम्पल दें तो गुप्त धाम कंदरा जो कि रोहतस बिहार में है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और एक आपको चित्रकूट में भी गुप्त गोदावरी कंदरा देखने को मिल जाएगी। और यूएसए का कार्लसबर्ग भी एक इम्पॉर्टेंट कंदरा है। तो आइए अब जानते हैं कि निक्षेपात्मक स्थलाकृति कौन सी होती है। ये सारी स्थलाकृति अपर्दनात्मक इरोजनल थी, जो कि अपर्दन की क्रिया यानी टूट फूट के द्वारा हटाए गए पदार्थों से बनी, उससे क्रिया से बनी। और निक्षेपात्मक यानी जो टूटे फूटे जो अपर्दन की क्रिया जो परिणाम स्वरूप निक्षेप कर रही थी, उससे कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है उसके बारे में देखते हैं। तो पहली स्थलाकृति स्टैलेक्टाइट क्या होता है। तो ये जो चट्टान है, तो इस चट्टान, अगर वर्षा का जल या फिर जल जो है वो इनसे रिस्क नीचे की ओर आ रहा है, और तो ये जो गुफा है उसकी जो छत है उससे भी पानी आएगा, और ये अपने साथ जो चूना पत्थर का कैल्शियम है उसके साथ वो भी होता है, तो उसी के साथ घुल के वो आता है। तो यहाँ पे आते ही जो जल है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, वेपोरेशन हो जाता है, और कैल्शियम केवल यहाँ पे निक्षेपित हो रहता है। और ये क्रिया होती रहती है, निक्षेपण कैल्शियम का होता रहता है। और ये काफ़ी नुकीली ये ऊपर से कैल्शियम का निक्षेप लटकता रहता है, जिसे हम कहते हैं स्टैलेक्टाइट। इसे हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। और जब जल टपकता है तो कहीं न कहीं ऐसा भी होगा कि वो जल है जो नीचे भी गिरेगा। तो ये नीचे गिरता है तो वहाँ पे भी कैल्शियम का निक्षेप होता रहता है, जिसे हम स्टैलेग्माइट कहते हैं। तो अब देखते हैं कंदरा स्तंभ क्या होता है। तो ये जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट है, इनका निक्षेपण होता रहे तो ये बढ़ती रहेंगी, और स्टैलेग्माइट भी निक्षेपण से बढ़ते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ये मिल जाएंगे। तो ये एक स्तंभ की तरह देखने में लगेंगे, पिलर की तरह, जिसे हम कंदरा स्तंभ कहते हैं। तो ये रही आपकी स्थलाकृतियाँ, लैंडफॉर्म्स जो बनती हैं भूमिगत जल द्वारा। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।